बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज अदालत में खावर मानिका साहब के साथ जो कुछ हुआ और या खावर मानिका साहब ने जो कुछ अदालत के अंदर किया वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वो साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का क्या रुख होगा। क्या सारी सियासी जमातें उसके लिए तैयार है जिसका ट्रेलर आज पूरी कौम ने देखा? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज गवर्नमेंट की तरफ से पहली मर्तबा ये ऐलान किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का केस बनना चाहिए। आखिर इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनके खिलाफ गद्दारी का केस बनाया जा रहा है? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब होंगे और उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये कोई गद्दारी का केस बनाना चाह रहे हैं आप इमरान खान साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पुलों के नीचे से तो बहुत सारा पानी गुजर चुका है और ये मैं आज नहीं कह रहा कि आज की बात। एक पॉलिटिकल वर्कर ना, उसका आईक्यू इतना होना चाहिए कि वो फ्यूचर का पता दे। ठीक, मेरे पिछले 2011 से शुरू करें इमरान खान साहब के बारे में जो व्यूज़ हैं और जो मैं उनके खिलाफ पटिशन भी लेके गया, सारी चीज़ें, फॉरेन फंडिंग केस है, सारी चीज़ों के बाद मैंने ये कहा था। और जो उनकी हरकत और सकनात हैं वो टारगेट एक इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। अगर आप गौर और फिक्र करें, एक इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। अगर उसका तर्जमान अगर आज हर पाकिस्तानी ना बना, मैं आज मैं तर्जुमान की हैसियत से बैठा हूँ, ठीक है, ना बना, तो मुझे खौफ है कि हमारा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अनारकी फैलेगी कि शायद उसको कोई रोक नहीं सकेगा। अभी 2 दिन पहले 7 बच्चों ने अपनी जामे शहादत नोश की है। वो किसी माँ के लाल नहीं थे। आज क्या किया जा रहा है कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ मुजीबुर रहमान तो छोटा गद्दार था, छोटा। और क्यों गद्दार उसको मैं कहता हूं, मैं जरा सुन ले बात उसको। मैं ऐसे आंखें बंद करके नहीं कह रहा, मैं पूरी बंगाली कौम को नहीं कह रहा। उसने ये प्लान 1971 में नहीं किया कि 1971 में अचानक पाकिस्तान टूट गया। वो पिछले 10 साल से 15 साल से लगा हुआ था और मुख्तलिफ हीले बहाने और इंडियन जो फंडिंग थी उसके नतीजे में जाकर उसने पूरी कौम को तैयार किया। ठीक। और उसके पीछे आपको पता है मुक्ति बानी के सारे वो पूरी हिस्ट्री मुझे याद है। वो लोग वहाँ पे मुसलमान औरतों के साथ और ख़वातीन के साथ जो हालात ज्यादती करते थे वो भी किताबों में लिखा हुआ है। फिर उसने 6 पॉइंट्स भी अपने बताए, 6 नकात भी बताए और 6 नकात के अंदर 2 नकात बड़े इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट से मुराद बड़े खतरनाक थे। यानी एक में उन्होंने कहा कि करेंसी भी दो होनी चाहिए और फौज भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, सारे ऐसी बातें। लेकिन इवन मेरे इल्म के मुताबिक ये भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के हुक्मरान मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हिंदुस्तान पीछे खड़ा था। हिंदुस्तान दाखिल नहीं हुआ वहां पे। हिंदुस्तान ने आके वहां लड़ाई नहीं लड़ी। और हमूदुर रहमान कमीशन में तो लिखा है कि फौज दलेरी से लड़ी उस वक्त 1000 किलोमीटर दूर। अब इशू ये नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ या उसके नताइज को लेकर हमने नहीं बैठना। मैं कहता हूं मुजीबुर रहमान ने तो फिर भी किसी जगह मीर जाफर, किसी जनरल को मीर सादक नहीं कहा। ठीक है। किसी जर्नैल की तस्वीर लगाकर उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसका तमस्खर नहीं उड़ाया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए, जैसे 77 में हमने गुमराह किया, आप रऊफ हसन साहब की प्रेस जी तब्दीली के नाम पे गुमराह किया। और जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिस वीडियो को वहां चलाया गया, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करना, इजराइल को। ये 2 इनके साथ जितनी मर्जी दोस्तियां बना लें, जो मर्जी कर लें, ये हमारे अज़ली दुश्मन हैं। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने एविडेंस जमा हो चुके हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी का केस होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए उनको? ये तो 9 मई को फैसला हो जाना चाहिए था। 10 मई को 9 मई को वाकयात हुए थे, 10 मई को फैसला हो जाना चाहिए था। हमने मौका दिया, हमने अपने जुडिशल कम्प्लेक्स को जलवा लिया। 350 गाड़ियों को, यानी मोटरसाइकिलों को, 50 गाड़ियों को जलवा लिया। हमने अपने वकला को मरवाया, अपने जजेस को बुरा भला कहलवा लिया। हमने GHQ के ऊपर हमला करवा लिया। हमने कोर कमांडर हाउस को आग लगवा ली, रेडियो पाकिस्तान को, मेट्रो स्टेशन को आग लगवा ली। लेकिन हमने फैसला नहीं किया। हमने कोई गुड टू सी यू कहता रहा, कोई मर्सिडीज गाड़ी डिमांड पेश करता रहा। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, यकीन माने इस नौजवान नस्ल को गुमराह करके क्या हमने उन कैंपों में जाना है जिन कैंपों में आज लीबिया, शाम और इराक के बच्चे और बच्चियां पड़े हुए हैं और 3 वक्त का खाना मांग रहे हैं? अगर तो वो करना है
तो आप हमलावर हो, ये एक प्लानिंग के तहत है। ना 9 मई एक दिन में हुआ था, ना 1971 एक दिन में हुआ था। ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान का जो था अंजाम, मैं समझता हूं कि उस अंजाम से आप बचें। ओके, लेकिन सवाल फिर वही है, सवाल फिर वही है कि गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है, या सिर्फ नारे मारना चाहती है? क्या करना चाहती है? मैं कहता हूं कि अगर प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं करना ना, फिर कुछ भी ना करें, फिर ये कहने की भी जरूरत नहीं है, फिर छोड़ दें कौम को अपनी हालात में। लेकिन नहीं छोड़ा जा सकता। ये 25 करोड़ अवाम की बात है, और 25 करोड़ अवाम की जब बात की जाएगी, अभी तक वो नहीं हटी। कहते नहीं इमरान खान के अकाउंट से अचानक लग गई जी, और फिर आज जस्टिफिकेशन दी गई। पहले कहा अचानक लग गई, ठीक है, वो वो जो वीडियो है वो कहते नहीं अचानक किसी ने लगा दी। नहीं, वो तो है कल रात में आपके अकाउंट से या मेरे अकाउंट से अचानक लग सकती है, नहीं लग सकती। ये एक प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए धरना दिया गया था। उसी प्लानिंग के तहत अरबों डॉलर जो है इस वक्त खर्च हो रहे हैं बाहर बैठ के वो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं झूठ की, फ्रॉड की, और इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाने की, कि जो मुफ्त नहीं लगती, कोई मुफ्त नहीं अपनी जान खतरे में डालता, जो अरबों रुपए लेते हैं गैर मुल्की लोगों से। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या था? फॉरेन फंडिंग केस सुन लें। ठीक है। उसमें इजराइल के यहूदियों के, ठीक है, और हिंदुस्तानियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों डॉलर थे, जिसको उस वक्त के साकिब निसार ने मिट्टी पाव कर। ठीक, लेकिन सर मसला यह है कि अगर आप किसी भी लीडर के खिलाफ कोई गद्दारी का केस बनाना चाहें या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहें, तो वो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट आपकी है, तो आपको सिर्फ दावे करने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो आप कार्रवाई करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैं इस वक्त वजीर कानून की हैसियत से या किसी के तर्जमान की हैसियत से मैं यहाँ नहीं बैठा। तो सर पार्टी के तर्जमान तो है ना, तो पार्टी की तर्जमान की हैसियत से मैं ये कहता हूं कि ये कर गुजरे। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप जहन में रखें कि ये जिस खतरनाक सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान को ये शख्स धकेल रहा है, होता क्या है? आप सुलह करना चाहते हैं, वो सुलह नहीं कर रहे। भाई वो सुलह किस बात पे करें? यानी अपने घर को आग लगवाने के बाद वो सुलह कर लें, तो फिर कल कोई और उठ के आग लगाएगा। ठीक है। फिर आप कहते हैं अच्छा जी आपके फैसले नजदीक होते हैं तो आप लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, यह अनारकी किसने फैलाई आज तक पाकिस्तान की तारीख में? 76 साल तारीख में कभी पीटीवी को तो आग नहीं लगी थी, कभी तो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें नहीं लटकाई गई थी, कभी पार्लियामेंट हाउस की दीवार को तोड़ा नहीं गया था, कभी वजीर आजम हाउस के बाहर आकर उसके दरवाजों को खटखटाया नहीं गया था। वो जो मरने वाले लोग थे, बच्चे थे, वो किसके थे? वो तो आज तक किसी ने पीटीआई वालों ने उनका जिक्र नहीं किया। आप अपने आप को बचाने के लिए जब सजा नजदीक होती है, केस नजदीक होता है, तो आप शोर मचा देते हैं। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, जो आपका मुतालबा है, ये आपका मुतालबा वजीर आजम से है, वजीर दाखिला से है, पूरी हुकूमत से है, कैबिनेट से है, किस से है? लेकिन जवाब न दीजिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हनीफ साहब, आप किस से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्टिकल 6 को तो अगर कोई करेगा तो वो तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट करेगी, ठीक है, कैबिनेट करेगी। और दूसरी बात, जो फैसले अदालतों को करने थे, ठीक नहीं, अदालत नहीं कर सकती। नहीं, मैं फैसलों की बात और फैसलों की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ एक आर्टिकल 6 की बात करें, वो तो मैंने आपको अपना डिसीजन दे दिया, जो आईन इजाजत देता है, कानून कहता है। वो तो ये आपकी जाती राय है, पार्टी की राय है, किसकी राय है? ये वाली जो ये फिलहाल तो मेरी जाती राय है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आज उन्होंने की होगी, लेकिन मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं। ठीक है। और मैं डिमांड ये देखें, पॉपुलर सियासत क्या है भाईजान? पॉपुलर सियासत ये है कि मैं घर से बाहर निकला, 2 डकैत पकड़े हुए मार्केट वालों ने, वो उनको जलाने लगे हैं, तो मैं भी उनके साथ मिल जाऊं। ठीक है, ये पॉपुलर सियासत नहीं। जिम्मेदार सियासत क्या है? जिम्मेदारी क्या है मेरे एक नुमाइंदा होने की हैसियत से? मैं उनको मना करूं, मैं एसएचओ को फोन करूं, मैं एसपी को फोन करूं, मैं सीपीओ को फोन करूं, मैं उनको कानून के हवाले करूं। वरना इस तरह तो फिर हर बंदा जो है वो नारों की जद में आना शुरू हो जाएगा। आज जो कुछ अदालत में हुआ, मैं खावर मानिका से मिला भी नहीं, मैं ना जानता हूं। इस तरह तो जो मुखालिफ फ्रीक अदालत में जाएगा और जो ताकतवर होगा उसको मारेगा। लेकिन मानिका साहब ने सर बड़ी ज्यादती की, कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने इमरान खान साहब को गालियां दी, गालियां नहीं दी, उनकी फैमिली को गालियां दी, उन्हें बुरा भला कहा। नहीं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में गालियां नहीं दी। केस चल रहा है, उन्होंने पूछा कि ये वाकया किस तरह हुआ है,
इद्दत में निकाह हुआ है, निकाह के बगैर उन्होंने उसकी वजाहत की है, मैं यहाँ करना नहीं चाहता, ठीक है, किसी की दिलादारी नहीं करना उन्होंने बददुआएं दी, बददुआएं तो देनी थी, एक कि आप खातून निकाल के ले जाए, बीवी निकाल के ले जाए तो वो दुआएं देगा। सर निकाह की सर जी वो तो निकालने वाली बात थी ना। अच्छा सुने ना, बाकी दूसरी बात पे आ जाए, दूसरी बात पे आ जाए। आप ये कहते हैं ना कि उनको उन्होंने जो गुफ्तगू भी वहां पे की, मैं तो मौजूद नहीं था, ठीक है जी, वहां पे बोतलें मारेगी उनको, ठीक है जी, वहां उसको बोतलें मारेगी, खवातीन ने मारी, फिर उसके बाहर आके वकला ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। भाईजान हम भी अदालतों में 12-14 साल पेश होते रहे, हमारे साथ 200-250 बंदा होता था, हमारे मुखालिफ फ्रीक में 2-3-4 बंदे होते थे, कभी हम आंख उठा के नहीं देखते थे। अगर यही फैसले आपने हाथों से करने हैं और इन्हीं हाथों से आज क्या हो रहा है, मैं एक देख रहा था, ये सारी वीडियोस जो हैं वो बाहर बैठे हुए लोग जिन पे अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं, गोल्ड स्मिथ के भी हो चुके हैं, हिंदुस्तान के भी, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अनारकी पैदा हुई है, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे भी यही थे, ठीक है, आप इसमें पीछे भी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही थे, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर उसको हालात को खराब किया। और आज इस पाकिस्तान के अंदर भी एविडेंस है, एविडेंस अभी मेरे पास तो नहीं, एजेंसीज के पास होगा ना, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि वहां लोग नहीं, ये तो तदब्बर का मुजाहरा किया वजीर आजम पाकिस्तान ने कि उन्होंने फौरी तौर पे नोटिस लिया, नोटिस लेके जो उनके जायज मुतालबात थे उनको पूरा। अच्छा ये फरमाइए, जो मनिका साहब हैं, क्या गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी चाहिए? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट के मत्थे लग जाएगा सब कुछ। सर जी मेरी बात सुने, हर ऐसे शख्स को सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से और नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, इससे हालात बिगड़ते जाएंगे। और मेरी बात सुने, जो शख्स ये कहे कि जब आप मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे फिर भी इसी तरह आग लगेगी, शोहदा के मुजस्मों को तोड़ा जाएगा, इसी तरह लोग निकलेंगे, और आज उनका कोई वाली वारिस नहीं है जो इस वक्त 9 मई के जो मौके के ऊपर मौजूद पकड़े गए थे। अगर आप देखें ना, ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं जिन्होंने साल हाथ साल से ज़हन बनाया, साल हाथ साल से, और ये लेके जाएंगे एक हद में पाकिस्तान को जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि उस बाजू को पहले काट देना चाहिए जो आपके पूरे जिस्म में जहर फैला दे। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ साहब अब ज़ाहिर प्रेसिडेंट बन के हैं पार्टी के, और एक इंफॉर्मेशन है जो गर्दिश कर रही है, लिमिटेड है, कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पार्टी का ख्याल ये है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा जाए कि अब आप इनके लिए गद्दी खाली कर दें, और शायद मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की जगह ले जाया जाए। तो एक सेटअप चेंज हो रहा है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए पहली बात तो जो सब ये ज़हन में रख लें कि दोनों भाइयों के अंदर से ना एक कहते हैं कि कोई गुजर नहीं सकता, ठीक, लेकिन मैं बाकी कोई गारंटी नहीं कर सकता किसी की भी। और पार्टियों के अंदर, हर पार्टी के अंदर ना कुछ अपने आप का वजूद का, और खुद क्योंकि वो पॉलिटिकल वर्कर भी नहीं होते कुछ लोग, और वो चाहते हैं कि हम ये काम आग बुझाई वाला लगाइएगा, लगे रहे। अगर ऐसी कोई गुफ्तगू करता है तो करता रहे, मैं नहीं समझता। मियां नवाज शरीफ अगर एक लम्हे के लिए भी कहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई की हर बात के ऊपर आमीन कहने के लिए तैयार होंगे। नहीं, ऑप्शन भी कोई नहीं है सर, पार्टी के सदर हैं, ठीक है ना जी, एमएनएज उनके पास हैं, जी जी, अगर वो कहेंगे चेंज कर दें तो चेंज हो जाएगी। नहीं, जब ऑप्शन थी उस वक्त उन्होंने कबूल की। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, ये इस तरह कर लेना। 6 मरतबा उनको ऑफर हुई थी, 6 मरतबा, 6 जनरल मुशर्रफ के। मैं कहता हूं यकीन माने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल एक्नॉलेज किया भाई की मोहब्बत को, प्यार को, और मैं दुआ करता हूं कि शहबाज शरीफ जैसा भाई अल्लाह ताला सब तमाम लोगों को दें। तमाम आगे औलादे हैं, औलादों के अपने इश्यूज होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देखो जी, अगर पार्टी फैसला करती है, अगर आप अपनी राय देना जी, देखो उनसे अच्छा वजीर आजम कौन हो सकता है, ठीक है ना जी, ठीक है, लेकिन इस वक्त फैसले हो चुके हुए हैं, ठीक है, हुकूमत चल रही है और वो हुकूमत के साथ है। वैसे राय है पार्टी के अंदर लोगों की? अभी तक मेरे ज़हन में तो अभी नहीं, राय नहीं होगी, फैसला होगा। राय क्या है? आप वाली बात, वो सदर भी हैं, पार्टी के कायद भी हैं, और 3 दफा के वजीर आजम भी हैं। जब वो महसूस करें उनका भाई उनकी खिदमत में आ जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब तो हालात बेहतर हो जाएंगे, वो कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को। देखिए जी, उनकी अपनी है, सोच है, फिक्र है, 3 दफा के तजर्बा है वजारत उज़्मा का, इसमें तो कोई हालात, लेकिन मौजूदा वजीर आजम भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं। यानी आप देखें ना, 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने ऑफर कर दी, 11 अरब डॉलर जो है वो आपको 10 अरब डॉलर आपको दे रहा है यूएई, कतर, कुवैत के हुक्मरान आ रहे हैं, चाइना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 4 तारीख को। तो ये सब किसकी पुष्ट पनाही हासिल है वजीर आजम को?
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, वो उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। अच्छा, वैसे एक और इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके साथ शेयर करता हूं कि इस नए प्लान को जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मरियम साहबा रजिस्ट कर रही हैं। वो कह रही है कि नहीं, आप यहाँ पंजाब में मेरे साथ रहें, और अगर फर्ज करें कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब को कहाँ रखा जाएगा, वो अल्टीमेटली पंजाब में आएंगे। तो मरियम साहबा को खतरा है। ये बातें कल से कोई गर्दिश कर रही हैं, कल परसों से। आपकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट बने आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, लेकिन इतनी जल्दी में मैं नहीं समझता कि मरियम बीबी बैठी होंगी, मियां नवाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे, या उनके कोई और चाहने वाले भी बैठे होंगे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी फैसले। अभी तो कल मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा की उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्नॉलेज किया है, शहबाज साहब की जो मोहब्बत है, प्यार है, जो उनकी मेहनत है, उसको एक्नॉलेज किया है। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि एक सिमत की तरफ जब मुल्क चलना शुरू होता है तो फिर हम ऐसी अफवाहें फैलाकर चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन ना हो। अच्छा, दोबारा इमरान खान साहब की तरफ आते हैं, 1 मिनट हमारे पास बचा है। वैसे ये फरमाइएगा कि क्या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैंने पहले भी राय दी, अब भी राय दी। मेरी पक्की राय है कि अगर आपने 9 मई वालों के साथ, जिन्होंने इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रुस्वा करने की कोशिश की, एटमी कुव्वत है, हम एटमी कुव्वत हैं, उसके GHQ को जब आपने आग लगा दी, उसके कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी, तो वो आग कहां तक पहुंची होगी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर उनको आपने माफ करना है भाईजान, तो पूरी जेलों के दरवाजे खोल दें, सबको माफ करें। ठीक है, आप नहीं हक में? मैं हक में नहीं, मैं कहता हूं वो फैसले कर लें, या उनको बेगुनाह करार दे दें या उन्हें गुनाहगार करार दे दें। तो बेगुनाह कैसे करार देंगे? जो सामने नजर आ रहे हैं लोग, ये क्यों रोते हैं यार? आप खवातीन का सहारा लेके, आप मजहबी टच का सहारा लेके, ये मजलूमियत अपना कर क्यों सहारा लेते हैं? आपने एक जुर्म किया है, जो जुर्म नहीं करते थे उनको आपने जेलों में डाला है, उनकी उम्र कैद के ऊपर आप हंसे हैं। आपने कहा इनको तो फांसी होनी चाहिए थी, जिन्होंने किया कुछ नहीं था, जिनके कोई शाहिद नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और जिन्होंने सारी दुनिया के सामने जग हंसाई की है हमारी, उसको आप छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद फिर आप क्या समझते हैं कि मगरब और मशरक, ये दोनों जगह से जो हमारे लोग अंदर आते हैं और शोहदा हमारे जो है अपना गरम गरम लहू देते हैं, वो रुक जाएंगे? नहीं, वो और ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज गवर्नमेंट की तरफ से पहली मरतबा ये अंदिया दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का केस बनना चाहिए। अभी हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी मैं पुरजोर हमायत करता हूँ इसकी, गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को, सबको सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो मुजीबुर रहमान साहब का हवाला दे रहे हैं बार बार, उनके खिलाफ गद्दारी का केस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक और नया केस बनाने के बारे में सोच रही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम गवर्नमेंट से किसी किस्म की रिलीफ की इस्तदा तो नहीं करते। अगर वो समझते हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई केस बनता है तो जरूर बनाएं, लेकिन फिर उसी पैमाने पे सबको परखा जाए। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी, आसिफ जरदारी साहब को भी बिल्कुल आप केस बनाइए। पहले आपने कम बनाए, आप शौक से बनाए, लेकिन एक काम और भी चोई साहब इनको कहें, या वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो कर लीजिए, आपस में फैसला कर लें। आपने खान साहब पे केस बनाने हैं या उनसे मुज़ाकरात करने हैं, या फिर हुकूमत के अंदर ही 2 सफ़े हैं, एक मुज़ाकरात वाले हैं और एक जो है गलेल वाले हैं। अच्छा, ये फरमाए सर, ये जो मुजीबुर रहमान का बयानिया है ना, मेरा ख्याल ये उल्टा पड़ गया आपको। बाकायदा वीडियो उसकी तैयार की गई, फिर एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया, फिर जनरलों की तस्वीरें लगाई गई, जनरल याह्या खान की, जनरल बाजवा साहब की, जनरल आसिम मुनीर साहब की, और उसके बाद फिर आपने अपने ऑफिशियल पेजेस से उसको वायरल किया, उससे ये सारी डिबेट शुरू हुई। तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? साहब उसकी वजाहत तो कल बैरिस्टर गौहर साहब ने की है, क्योंकि खान साहब जेल में हैं तो हर चीज उनकी नजर से नहीं गुजरती, और उस सारा जो हवाला आया है, वाहिद मकसद कल गौहर साहब ने बताया भी है कि वो पॉलिटिकल एंगल है उसमें, कि मैंडेट जिसका हो उसको दिया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एंगल के अलावा और कोई इशू नहीं है। और इदारा तो हमारा इदारा है, अगर खुदा न खास्ता इदारे को नुकसान पहुंचता है या पाक फौज खुदा न खास्ता ना रहे तो फिर तो मुल्क नहीं रहेगा। तो उसका तो कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी
चाहे मैं हूं, आप हों या इमरान खान साहब हों, इस तरह की किसी अमल का सोच भी नहीं सकता। तो आपका ख्याल है वो वीडियो और वो ट्वीट्स जो हैं वो अननेसेसरी थे, जरूरत नहीं थी उनकी, और बिला वजह उससे एक बहरान पैदा कर दिया, तो अगर ना होता तो ज्यादा अच्छा होता? कल गौर साहब ने, चेयरमैन जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने इसकी बड़ी वजाहत की है, मेरे ख्याल में 1-2 चैनल्स पे शायद हो गए हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं था। वह एक मकसद यही था कि जिस भी दौर में इलेक्शन हो, चाहे वो 71 था, चाहे वो 90 था, या बेनजीर साहब के खिलाफ जब IJI बनी, या 1997 में जब मियां साहब 2 तिहाई के साथ आए, 2002 में पैट्रियट्स वगैरह बनी, फिर उसके बाद हमारी हुकूमत आई, 13 में, उससे पहले मियां साहब की आई थी। हर दौर में जब भी मैंडेट आता है, मैंडेट पे डाका नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इसको कोई रंग देना चाहता है, वो ना तहरीक इंसाफ का मुद्दा है, ना कोई मकसद है, और कोई ज्यादा महब वतन बनने की कोशिश ना करे। सबका अहमालनामा इसी मीडिया के ऊपर बिल्कुल खुली किताब की तरफ पड़ा है, इन्हीं की लीडरशिप की स्पीच और सब कुछ मौजूद है। इमरान खान साहब तो वो आदमी है जिसने ये बात की कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरा है। इसके बाद किसी दूसरी बात की गुंजाइश नहीं रहती। सर देखिए, अब 2 नैरेटिव है सर। एक गौर खान साहब का है बयानिया, उन्होंने कहा कि ये गलत था और उनको नोटिस में नहीं लाया गया। इमरान खान साहब ज़ाहिर है सारी पिक्चर में नहीं है, उन्होंने एक वजाहत कर दी और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी स्मार्टली वजाहत की उन्होंने, और यही बनता था, और मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन आज आज़म स्वाति साहब जब इमरान खान साहब से मिल के आए तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो रजिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये हमने कोई गलत बात तो नहीं की, मुजीबर रहमान का वो था, वो उसने महब वतन पाकिस्तानी था और उसके बारे में गलत तासुर लिया गया और उसको इक़्तिदार में आना चाहिए था। साथ आज रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लें, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब, रऊफ हसन साहब, आज़म स्वाति साहब, उनका एक अलग नैरेटिव है और गौर खान साहब का मुख्तलिफ है। नहीं, आज़म स्वाति साहब तो ज़ाहिर है पार्टी के चेयरमैन तो नहीं है, उनकी ज़ाती राय हो सकती है। पार्टी का मौक़िफ़ तो वही है जो इमरान खान साहब के थ्रू 3 शख्सियात अहम हैं ओहदे के लिहाज से, जिसको ऑफिशियल स्टेटस हासिल है। चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनके जनाब शिबली फराज साहब, पुराने वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में जिम्मेदार आदमी हैं। फिर उमर अयूब खान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं तहरीक इंसाफ के और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और अपोजिशन लीडर जो है बड़ा ओहदा है पार्लियामेंट में, दूसरा बड़ा ओहदा है वजीर आजम के बाद। और कोई बैरिस्टर गौर साहब हैं, चेयरमैन है। मेरे ख्याल में ऑफिशियल वर्जन यही है। बाकी मैं हो गया, स्वाति साहब हो गए, रऊफ हसन साहब, कोई भी शख्स है उसकी अपनी एक राय हो सकती है। ऑफिशियल वर्जन वही है जो पार्टी का चेयरमैन देता है। लेकिन सर रऊफ हसन साहब तर्जुमान है पार्टी के, और आज बतौर तर्जुमान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नईम पचौता साहब उनके साथ बैठे हुए थे, तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि वो इमरान खान साहब का नैरेटिव कैरी कर रहे थे। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। बात यह है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, पार्लियामेंट के मसले पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। किसी भी सियासी जमात को जब हम ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में अमल दखल ना करे, तो फिर पॉलिटिशियंस को भी थोड़ी हया करनी चाहिए और वो फिर उस तरफ ना देखें बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, और अवाम जिधर मैंडेट दे, अवाम जिधर वोट दे, उसका फॉर्म 47 पे चेंज ना करें। सिंपल सी बात है। अब इसको किसी ने उलझाना है, कुछ करना है, वो उसकी अपनी मर्जी है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है, मुल्क के लिए आइन भी जरूरी है, जमहूरियत भी जरूरी है, और फौज और दिफा के इदारे, हसास इदारे, वो भी जरूरी हैं। किसी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और अबव ऑल जुडिशरी, एक आजाद जुडिशरी जमानत है आपके मेरे जीने की, क्योंकि अगर जुडिशरी खुदा ना खास्ता कॉम्प्रोमाइज हो तो फिर तो मुल्क चलता ही नहीं है। तो ये तीनों चारों बुनियादी इकाइयां हैं। जब जब अपनी अपनी इकाई अपने अपने पैरामीटर में खेलेगी, परफॉर्म करेगी, मुल्क जो है वो आगे जाएगा। और एक बात और भी, जिस तरह मेरे ख्याल में एक जमाने में वासिफ अली वासिफ साहब ने शायद ये बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात, मेरे दिल को बड़ी लगी, इससे मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में रखूं और शायद इस पे कोई, इसी से कोई लोगों को कोई उससे सबक सीखें कि पाकिस्तान एक नूर है, पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी भी शिकस्त नहीं होती, नूर हमेशा कायम रहता है। अच्छा, ये वैसे रऊफ हसन साहब ने आज भी जिक्र किया और उससे पहले बार बार सब लोग कर रहे थे कि फर्दे वाहिद का हवाला देते हैं, वो ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान अलग है
और जो आर्मी चीफ हैं वो अलग हैं, या 3-4 लोग वो कहते हैं जी जो एस्टैब्लिशमेंट के हैं उनकी राय मुख्तलिफ है। तो आप एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, या पार्टी एक डिवीजन क्रिएट करना चाह रही है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, जो जाहिर है हकायक के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि वहां पर तो चेन ऑफ कमांड होती है ना, जो आर्मी चीफ है वही फौज है, जो फौज है वही आर्मी चीफ है। तो ये जो डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है, जस्टिफाइड है, या फिर आपको अपना नैरेटिव चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई डिवीजन पैदा करने की कोशिश कोई भी कर रहा होगा। अपनी जमात को तो छोड़े, मैं तो ये भी वसूख से कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इस पे गुमान है मजबूत, कि ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, कोई भी महब वतन पाकिस्तानी जमात कभी सोच भी नहीं सकती कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिवीजन पैदा करें, क्योंकि ये तो दुश्मन चाहता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से हमारा इदारा बनता है, वो जाहिर है टॉप टू बॉटम ऑर्डर चलता है। उसके लिए आर्मी चीफ जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ओहदा है, क्योंकि अगर डिवीजन पैदा हो जाए फिर तो इदारा खुदा न खासा उसको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो कोई कम से कम तहरीक इंसाफ की सफों में ऐसा एक भी शख्स मेरे ख्याल में नहीं है जो डिवीजन पैदा करना चाहेगा। बाकी सियासत में इदारों की अमल दखल, उसके मेरे ख्याल में आप भी खिलाफ हैं, मैं भी खिलाफ हूं, तमाम सियासी जमातें खिलाफ हैं। इस तरह ये फरमाइए, खावर मानिका साहब का जो आज मामला था, आप अदालत में मौजूद थे और वहां से जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, उन सब का कहना है कि खावर मानिका साहब ने वहां पे प्रवोक किया आप सब लोगों को, और आप लोग प्रवोक हो गए। अदालत के अंदर भी उन्हें बोतलें मारी गई, उन्हें गालियां दी गई और उन्हें घसीटा गया, और उसके बाद बाहर आके भी। तो आपको ये क्या करना, क्यों जरूरत पड़ी आपको कि इस लेवल तक चले जाएं कि आपका केस ही खराब हो जाए और आवाम के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएं? मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली साहब, खावर मानिका साहब के साथ अदालत में जो कुछ आप लोगों ने किया, मेरा ख्याल है वो नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद बाहर निकल के भी जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। देखिए जोई साहब, मेरे ख्याल में मसला वहां पैदा हुआ जब मानिका साहब ने अदालत के अंदर जब वो आए हैं। आज 9 बजे वैसे फैसले का दिन था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो चुके थे, फैसला सुनाना था अदालत ने। मैं हाई कोर्ट था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां मेरा अपना भी एक केस लगा हुआ था, क्योंकि अडयाला में वो मुझे ज्यादा वो मिलने से वो रोक ही रहते हैं, अदालत के हुक्म को भी नहीं मानते, तो उस पर मेरी अपनी पिटीशन लगी हुई थी। उधर से जैसे ही फारिग हुए हम पहुंचे, इतला ये मिली कि 9 बजे की बजाय 10:30-11 बजे पिटीशन अपना फैसला चला गया है। वहां जब पहुंचे तो वहां एक और कहानी स्टार्ट, आर्ग्यूमेंट्स दोबारा शुरू थे। बहरहाल मेरे ख्याल में अदालत ने ग्रेस दिखाई और उन्होंने मानिका साहब को इजाजत दी। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स पूरे होने के बाद जब वकला आर्ग्यूमेंट्स पूरे कर लें, फिर मुस्तगीस नहीं बात करता, लेकिन मौका दिया 10 मिनट का। 10 मिनट से मानिका साहब 20 मिनट, 30 मिनट, कोई 40-45, पत्नी 50 मिनट बोलते रहे, लेकिन आर्गुमेंट से किसी को शिकायत नहीं थी। वो बसद एहतराम चोई साहब बाकायदा गालियां दी इमरान खान साहब को। हमने लोगों को कंट्रोल किया, मैंने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, उमर अयूब भाई वहां थे, और उस्मान गिल जो वकील हैं बुशरा बीबी साहिबा के और खान साहब के, सीनियर वकला हमारे, सब ने खामोश किया, खवातीन थी, सबको खामोश किया। उनको कहा कि एक डिजाइन के तहत मानिका साहब, उनके कुछ वकला आए हैं, वो चाहते हैं माहौल खराब हो। हमने किसी को नहीं बात करने दी अपने लोगों को, और कोशिश की कि वो अपने आर्गुमेंट्स पूरे करना। खुदा करके उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स पूरे किए, और फिर आखिर में जाके कहते हैं कि हमें अदालत पर एतमाद नहीं। चलो वो तो अदालती बातें हैं, अदालत से वो फिर चले गए। अदालत के बाहर किसी वकील ने, जाहिर है हर कोई जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकता, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बाहर, लेकिन मेरे ख्याल में मानिका साहब अदालत में अपने दलाइल देते, अपनी बात करते। गाली देने का उनको हक नहीं था। जब आप एक इतने बड़े लीडर को गाली देते हैं तो आप अदालत में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप किस किस को कंट्रोल करेंगे? इसलिए मुनासिब ये होता है कि हमारी तरफ से अगर किसी वकील ने किया है, मैं मजम्मत करता हूं, गलत है, लेकिन मानिका साहब को खुद भी ये एहतियात करनी चाहिए कि देखिए आप दलाइल दिया करें, गाली नहीं देनी चाहिए। जब आप गाली देते हैं उसका रिएक्शन आता है। लेकिन उसमें देखिए अली साहब, गाली दें, बुरा भला कहें, किसी के साथ इख्तलाफ राय रखें, ये हर शख्स का हक है, कर भी सकता है, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाथ उठाना जो है वो तो ऑफेंस है ना सर। अगर एक आदमी बुरा भला कह रहा है तो उसके ऊपर तो केस नहीं बन सकेगा, अगर बनेगा तो बड़ा हल्का फुल्का। लेकिन जब आप किसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं और आप उसको मारने की कोशिश करते हैं तो फिर जाहिर है आपने क्राइम कर दिया। इख्तलाफ राय में और गाली देने में फर्क है चोई साहब। और देखिए मेरे ख्याल में जब ऐसा कोई वाकया होता है
शायद हाथ उठाने वाले से ज्यादा गुनाह उसका है जिसने गाली दी है और माहौल खराब किया, प्रोवोक किया है। नहीं करना चाहिए। किस कानून के तहत एक साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में गाली दी गई? और मैं उन जज साहब पे हैरान हूं कि जज साहब, आपके सामने गाली दी जा रही है, अगर आपके खुदा नखास्ता माज़अल्लाह किसी करीबी अजीज को गाली दी जाती, आप उसको सुनते, आप उसको रोकते? रोकना चाहिए था। उसके बावजूद हमारे वकला ने बड़े सब्र से, खवातीन बैठी थी, उसका भी एहतराम नहीं किया। मानिका साहब ने, खुद बेटियों वाले हैं, हम एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे यकीन कीजिए बड़ा दुख हुआ कि भरी अदालत में वो शख्स गालियां दे रहा है। उनके अपने वकला को रोकना चाहिए, जज साहब को रोकना चाहिए था। तो ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब, हमारा माशरा मशरकी माशरा है, इज्जत वाला माशरा है। आप किसी को गालियों पे गालियां दें, कोई ना कोई फिर आप पे हाथ उठाता है। गलत हुआ, लेकिन एहतियात ज्यादा मानिका साहब को करनी चाहिए थी। लेकिन सर, आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन में थे तो आपके वर्कर्स, आपके पॉलिटिकल लीडर्स उनके फ्लैट के नीचे खड़े होकर क्या क्या नहीं कहते थे, उनको क्या क्या गाली नहीं दी गई मियां नवाज शरीफ को। और वहां पे उनकी फैमिली थी, वहां पे उनकी वालदा भी थी, वहां पे उनकी बेगम साहिबा भी थी, फिर उनकी सारे फैमिली के लोग थे, वहां पे उनके बहुएं थे, उनकी बेटियां थी। रोजाना की बुनियाद पर उन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ता था और उसके बाद आपके जो ऑफिशियल पेजेस है वहां से बाकायदा उसको रिलीज किया जाता था। तो आज आपको फील हो रहा होगा कि जब गाली पड़ती है तो क्या गुजरती है किसी आदमी के ऊपर। नहीं, मैं इस पर यह कहूंगा जोई साहब, वो भी गलत था जिसने किया नीचे। मैं नहीं समझता कोई हमारा सीनियर सियासी लीडर, चाहे आप शाह महमूद खान साहब को तो छोड़े, तो बड़े लीडर हैं, लेकिन उनके बाद जो आते हैं, शाह महमूद कुरैशी हो गए, या उस जमाने में शफकत महमूद भाई, बड़े डिसेंट आदमी, आरिफ अलवी साहब या परवेज इलाही साहब। मैं तो उस जमाने में ज़ाहिर यंग था, अब भी अपने आप को यंग ही समझते हैं, लेकिन मेरे साहब ने नहीं सुनी होगी गाली, असद उमर भाई से कभी नहीं सुनी होगी आपने गाली। तो ये चीजें देखें, ये गलत है। मैं इस पर यह कहूंगा चौधरी साहब कि वो क्या एक शायर ने कहा है कि दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, दलील थी ना कोई हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे। ये सियासी ज़ुअमा को सोचना चाहिए मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। एक सियासत और इख्तिदार की लड़ाई को एक तरफ रख के अगर आप सोचें, करोड़ों लोग, इस वक्त भी करोड़ों लोग आपको और मेरा मुकालमा सुन रहे हैं, तो इसी तरह लीडरशिप जब बात करती है पीछे करोड़ों लोग सुनते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो यूथ जा रही है, आगे बढ़ रही है, ये हमसे क्या सीख रही है, क्या गाली सीख रही है। जो भी गाली देता है गलत है, चाहे मैं दूं, मानिका साहब दें, कोई आप दें, कोई नो। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जाना चाहिए। हमारे असल लीडर तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए, साहबा की जिंदगी से सीखना चाहिए। और जब ये बात हम करते हैं, कहते हैं सियासत में मजहब को मत लेके आओ, नहीं, सियासत में मजहब का अमल दखल होना चाहिए इस्लाह की खातिर। कि जो अलामा का भी शेर है ना कि जुदाहुद्दीन सियासत से, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो नहीं होना चाहिए ऐसे, जो करता है गलत करता है। सर देखिए, अभी आपका जो पेज है ना, ऑफिशियल पेज है, उस पे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक लंबा सा स्क्रिप्ट रिलीज किया गया है, कल रिलीज किया गया। और उसकी जो लैंग्वेज है, आप यकीन करें अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान में नहीं कोई शख्स सोच सकता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी पॉलिटिकल जो फिगर है या उसके प्रेसिडेंट है उसके बारे में ये सब कुछ कहा जाना चाहिए। आज अगर इमरान खान साहब के बारे में यही आर्टिकल लिखा जाए और उसे ऑफिशियल पेज पे चढ़ा दिया जाए तो आप भी कांप जाएंगे और आप भी वही रिएक्ट करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए इस वक्त। तो मेरा ख्याल है आपको खुद भी इस टेम्परेचर के बारे में सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं तहजीब और शास्तगी को अपना असूल बनाना पड़ेगा आपको, सबको, मेरे ख्याल में सबको। इसमें सिंगल आउट ना करें। ये भी देखिए कि मैं किसी के गलत अमल को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये भी देखिए कि आपने एक इतने बड़े लीडर को, जिसको अवाम ने दोबारा वोट किया है, वो गोलियां खा के 300 दिनों से अंदर बैठा हुआ है, उस पर आपने गलत केसेस किए हैं, उनकी जाती लाइफ को आपने टच किया है, उनकी वाइफ को आपने नहीं छोड़ा, उनको जेल में पत्नी कितना आपने रगड़ा दे रहे हैं, हालांकि वो एक घरेलू पर्दादार खातून है। तो इस तरह की चीजों से देखिए माहौल सारा गंदा हुआ पड़ा है। इसमें जिम्मेदारी बनती है तमाम ज़ुमा की। मैं बार बार ये बात, लेकिन सर जो मियां नवाज शरीफ के बारे में लिखा गया है ना सर, मेरी दरख्वास्त है कि आप पढ़ें, हो सकता है आपने पढ़ा हो। जो उनको कहा गया जनरल जिलानी का, आगे मैं लफ्ज नहीं बोल सकता सर। और दूसरा जो उनकी फैमिली के बारे में कहा गया है और सियासी दिहाड़ीबाज कहा गया है उनको, चूसी मूव से, ये सर ऐसा खौफनाक है। मैं यकीन करें कि 32 साल से मैं जर्नलिज्म में हूं, किसी सियासी लीडर के बारे में किसी दूसरे सियासी लीडर ने या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने इस लेवल तक नहीं चीजों को लिखा जी। मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन मैं उसको देख लेता हूं। अगर वो चीजें गलत हैं तो गौर साहब उन लोगों की नोटिस में ले आते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं
जो पॉलिटिकल लीडर है, जो पॉलिटिकल कारकुन है, वर्कर है, जो अवाम में उठता बैठता है, इस वक्त आज की तारीख में मैं चैलेंज के साथ आपके सामने दो बातें रख रहा हूं। अपनी एग्जाम्पल के, मैं अगर कोई गलत काम करता हूं फिर मुझे दूसरे पे तनकीद हक नहीं है। मेरा कोई बयान निकाल लें, बैरिस्टर गौर का निकाल लें, उमर अयूब खान का निकाल लें, शिबली फराज साहब का निकाल लें, या असद कैसर साहब का निकाल लें, अगर उसमें कोई ऐसी गलत बात है तो मैं आंसरेबल हूं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई बात होती है वो गलत है, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नहीं होती। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन यही एहतियात नून वालों को भी करनी चाहिए। अली साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि आप लोग और जिन 4 लोगों का आपने नाम लिया है वो एक्सेप्शन है, और मेरा ख्याल है पूरी पार्टी को इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। सियासत जरूर करनी चाहिए, इख्तलाफ भी जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे तौहीन के जुमरे में कभी भी नहीं आना चाहिए। जब आप किसी की तौहीन करते हैं तो दूसरा शख्स भी फिर आपकी तौहीन करता है, उससे सोसाइटी खराब होती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खैर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।